कभी कोई कविता हमें हंसाती है तो कभी कोई कविता हमें रुलाती है। कभी कोई कविता हमें झकझोर देती है तो कभी कोई कविता हमें गुदगुदाती है। आज की काव्य यात्रा में मैं बिंदु जैन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। आज की काव्य यात्रा में हमारे साथ हैं दिल्ली से रश्मि कुलश्रेष्ठ जी और कानपुर से प्रबुद्ध तिवारी जी। एक कवि हमें गुदगुदाएंगे, यानी कि हम खिलखिलाएंगे, यानी कि हम मुस्कुराएंगे, यानी कि हम हंसेंगे। और दूसरा कवि कुछ ऐसी बात करेगा जो हमारे दिल को छू जाएगी और हम गुनगुनाएंगे और हौले से मुस्कुरा भी देंगे। तो आइए चलते हैं आज की काव्य यात्रा पर। हमारी आज की काव्य यात्रा के संयोजक हैं डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी कानपुर से। डॉक्टर रश्मि कुलश्रेष्ठ जी जो दिल्ली से हैं हमारे साथ, कुछ यूं कहती हैं, एक रंग में दिखें सभी को, यूं हम घुल मिल जाएं, कोई देखे किसी कोण से एक नजर हमारी। ऐसा ही होता है जब हम किसी को करते हैं प्यार, जब हम किसी को देते हैं अपना दिल और उस पर करते हैं एतबार, तो हम यूं घुल मिल जाते हैं जैसे कि दो ना होके एक हो हम। तो ये प्यारा सा गीत सुनने के लिए हम चलते हैं रश्मि जी की तरफ। डॉक्टर रश्मि कुलश्रेष्ठ जी, आपकी साहित्यिक यात्रा हम बचपन 11 वर्ष की आयु से ही आपने बाल कविताएं लिखनी शुरू कर दी। 1994 में पुनः आपकी काव्य यात्रा प्रारंभ हुई जो अनवरत चल रही है। प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर आपकी गीत और गज़लों का प्रकाशन होता रहा है। रेडियो, दूरदर्शन, ईटीवी उर्दू द्वारा काव्य पाठ एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपका काव्य पाठ होता आया है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर रश्मि कुलश्रेष्ठ जी के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रश्मि कुलश्रेष्ठ कानपुर से आपके समक्ष एक श्रृंगार का गीत रखती हूँ और गीत की भूमिका में एक दोहा प्रस्तुत करती हूँ कि चित्र देख कर यूं लगा तुमने दी आवाज, चित्र देख कर यूं लगा तुमने दी आवाज, फिर से झंकृत हो गया मेरे मन का सार। और गीत रखती हूँ आपके सामने। मन से मन के तार जुड़े तो बजने लगा सितार, उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। मन से मन के तार जुड़े तो बजने लगा सितार, उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। निखरी निखरी आज लगो में दर्पण देख ल जाए, पवन झकोरा कोई आके सांसों को महकाए। वो लगता है चंदन वन का, वो लगता है चंदन वन का कोई राजकुमार, उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। और अगला बंद देखिएगा कि उसकी नजरें देखे मुझको जादू सा कर जाए, उसकी बातें हर दम दिल में कितना शोर मचाए। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता
है वो ही रहा पुकार। उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। मन से मन के तार जुड़े तो बजने लगा सितार। उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। और बन देखिएगा कि उसके संग यादों में अक्सर ऐसे समय बिताऊं। नदिया की लहरों से खेलूं, इठलाऊं, बल खाऊं। नील गगन तक उड़ूं संग संग, नील गगन तक उड़ूं संग संग। अपने पंख पसार। उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। और अंतिम बंद रखती हूँ आपके समक्ष कि एक रंग में दिखे सभी को हम यूं घुल मिल जाए। किसी कोण से देखे कोई एक नजर हम आए। सागर में मिल जाती नदियाँ, सागर में मिल जाती नदियाँ। क्या दिखती है जल धार। उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। मन से मन के तार जुड़े तो बजने लगा सितार। उसने तारों को छू कर दी एक नई झनकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राष्ट्र कवि मैथिशरण गुप्त जी कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे, आओ मिलकर। ये समस्याएं सभी, ये समस्याएं जो समाज में होती हैं, कवि समाज की समस्याओं को उठाता है, उन्हें शब्द देता है, शब्दों के माध्यम से एक चित्रण करता है और वापस समाज को दे देता है। कानपुर के प्रबुद्ध तिवारी जी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने राजनीति और आरक्षण पर इतना तीखा, इतना धारदार व्यंग किया है कि हमारे दिमाग को झकझोर जाएगा ये व्यंग, और हम कुछ सोचने पर हो जाएंगे मजबूर। तो आइए चलते हैं प्रबुद्ध तिवारी जी की तरफ। श्री प्रबुद्ध तिवारी जी मूल रूप से व्यंग्यकार, लेकिन गीत, गजल, नई कविता में भी दखल रखते हैं। 1974 से मंचों पर काव्य पाठ करते चले आ रहे हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। कई संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्रबुद्ध तिवारी जी का। मैं प्रबुद्ध तिवारी, कानपुर से। देखें, एक जो छोटी छोटी रचनाएं, फिर एक यही। एक लफंगा अपने बाप की कब्र के पास आया, बोला, पिताजी, जो काम आप सारी उम्र शराफत से नहीं कर पाए, आपका बेटा करके आया है। देखिए, एमपी का टिकट लाया है। मृत नेता कब्र से निकला, हाथ में टिकट आते ही नेता का जमीर जग गया और बेटे को कब्र में ढकेला, खुद चुनाव प्रचार में लग गया। बेटे को कब्र में ढकेला, खुद चुनाव प्रचार में लग गया। एक और 6 पंक्तियां देखें। नर्स बेहद घबराई, दौड़ती हुई डॉक्टर के कमरे में आई, बोली, डॉक्टर साहब, जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेने से कतरा रहा है, अपने होने वाले बाप को बुला रहा है।
बगल में बैठे नेताजी हड़बड़ाए, दौड़ के प्रसूति घर में आए। बोले, बेटे पैदा हो जाओ, ऐसे समझ जिद नहीं करती हैं, तुम्हारी माँ की हालत गंभीर है। बच्चा बोला, आदरणीय, पैदा होने के लिए कुछ शर्तें हैं। किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र से एमपी का टिकट लाइए या फिर किसी दुर्लभ वस्तु का कोटा दिलाइए। अब अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आरक्षण कोटे में आइए, हम अपने आप पैदा हो जाएंगे, वरना यही ठीक है। हम नौकरी के लिए धक्के नहीं खाएंगे, हम नौकरी के लिए धक्के नहीं खाएंगे। 4 पंक्तियां और देखें। स्थानीय जच्चा बच्चा अस्पताल के लेबर रूम के पास चुनाव में हारे एक नेताजी भाषण झाड़े जा रहे थे। अस्पताल की शांति व्यवस्था में पूरी तरह आड़े आ रहे थे। खूबसूरत नर्स को देखा, सहम गए, होठों पर जुबान फेरी, बोले, निश्चेरी, परिणाम से जल्दी अवगत कराओ, मेरी पत्नी को क्या हुआ है। नर्स बोली, ऊपर वाले का दुआ है, तुमको 3 लड़की हुआ है। नेताजी बोले, हम नहीं मानते, जनमत हमारे साथ है, इसमें विपक्ष का हाथ है, हम गणना दोबारा कराएंगे, हम गणना दोबारा कराएंगे। और एक व्यंग जिसके लिए मैंने भी कहा था, हम बच्चों के और बीवी के लिए कितना सब कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके क्या लक्षण है देखा जरा। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, मेरा बड़ा लड़का दरवाजा खोलने आया। मुझे देखते ही बोला, भूत 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 भूत। मैंने कहा, भूत नहीं, तुम्हारा बाप। बेटा बोला, आप और हमारे बाप? अरे पुलिस वाले 3 साल पहले उन्हें इनकाउंटर में मार चुके हैं, हम उनकी 13वीं बरसी के अतिरिक्त 2 बार पिंडे पाड़ चुके हैं, फिर आपकी संगे से जिंदा है। अरे आपको जिंदा मान लिया तो आप एक बार फिर मरेंगे। मेरे भी बाल बच्चे हैं, क्या जिंदगी भर हम आपका अंतिम संस्कार ही करेंगे, जिंदगी भर आपका अंतिम संस्कार ही करेंगे। मैंने कहा, बेटे क्यों परेशान है? मेरा बीमा है, फंड है, मकान है। बोला, बीमा के लिए आपकी लाडली बेटी सीमा है, जो आपका थोड़ा सा फंड है उस पर मम्मी को बड़ा घमंड है। रहा मकान, 3 साल नगर निगम के चक्कर लगाए हैं, पैसा पानी की तरह बहाया है, बड़ी मुश्किल से आपका मकान हमारे नाम आया है, बड़ी मुश्किल से आपका मकान हमारे नाम आया है। अगर आपको जिंदा मान लिया तो आप हमें फिर बेवकूफ बनाएंगे, हम खर्चा मांगेंगे तो फिर वही चारा नहीं टिकाएंगे। ये तो था बेटा। अब पत्नी। तभी मेरी श्रीमती जी घर से बाहर आई, मुझे देखकर बुदबुदाई, ये तो मुआ मर गया था, हमारी लाइन क्लियर कर गया था, अब कहां से आ टपका। फिर भी मैं बेशर्मी करके पत्नी की तरफ लपका। पत्नी पीछे हटते हुए बेटे से बोली, तेरी जरा सी लापरवाही के कारण मेरी खोपड़ी चटक रही है और लगता है तुमने इनका पिंडदान ढंग से नहीं किया, इनकी आत्मा अभी तक भटक रही है। कोई ओझा बुलाओ, बोतल में बंद करके इन्हें बीच आंगन में गड़वाओ। ओझा का नाम सुनते ही न मैंने पीछा देखा न आगा, खुली सड़क की तरफ भागा। जैसे ही नुक्कड़ पर आया, पनवाड़ी अपने एक परमानेंट ग्राहक को दे रहा था ताना। बोला, एक आप हैं, 3 साल से उधार खा रहे हैं, पैसे मांगे तो आंखें दिखा रहे हैं, पैसे मांगे तो आंखें दिखा रहे हैं। एक बेचारे प्रबुद्ध जी हैं जो मरने के बाद भी हमारा हिसाब करने आ रहे हैं, मरने के बाद भी हमारा हिसाब करने आ रहे हैं। बेचारे बड़े भले थे, 500 बाकी थे जब मरे थे। मैंने कहा, आंकड़े जोड़ने में तो इसने सरकार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, 500 के आगे 0, 50 के आगे 0 फोकट में जोड़ दिया। मैं खिसक कर पनवाड़ी के पास आया। मैंने कहा, भाई साहब मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ, इनकाउंटर फर्जी था, मरने वाला बेचारा बेगुनाह मुल्लू दत्ती था। पनवाड़ी बोला, धन्य है भाई साहब आप और इस देश के लोग जो रोज नए नए तरीके से मरते हैं, फिर भी अपने जीवित होने का दावा करते हैं, फिर भी अपने जीवित होने का दावा करते हैं। यूं तो साहित्य और कविता रसों से सराबोर रहती है, लेकिन आज की हमारी काव्य यात्रा में हमने 2 रसों का आनंद लिया और भरपूर आनंद लिया। एक तरफ श्रृंगार तो दूसरी तरफ हास्य और व्यंग की कविता हम तक पहुंची। आपको आज की काव्य यात्रा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप भी कविता करते हैं तो अपना वीडियो दिए हुए नंबर पर भेजिए। YouTube चैनल सतरंगी रेखी कार्यक्रम काव्य यात्रा में हम आपको सहयात्री जरूर बनाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं बिंदु मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।